द रेड शर्ट मानवा के पार्ट 4 में तुम सभी का स्वागत है होमीज। देखो मांगा स्टार्ट करूंगा बट उससे पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नया साल आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये साल खत्म होने से पहले पहले मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार प्लीज, बस यही चाहता हूँ। तो चलो अब मांगा स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली हमारे लोंडे ने अपना रिवेंज ले ही लिया था, बट अफसोस की बात तो ये लगी मुझे कि गोनवन उसके हाथों नहीं मरा था बल्कि किसी और के हाथों मारा, क्योंकि गोनवन ने हमारे लोंडे के ऊपर अपनी गन तान दी थी और पीछे से किसी और ने चाकू मार दिया। फिर अभी हम आते थोड़ी देर बाद के सीन पर जहाँ पर वो जो रायता समेटने वाली टीम होती है ना वो आ गई होती है। वो लोग जो होते हैं वो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का सफाया कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो पहले पड़ता है इसीलिए, बट उसके चक्कर में बेचारे इन दोनों को तकलीफें हो रही होती हैं बिकॉज ये दोनों जो है फर्स्ट फ्लोर पर अकेले पड़ गए होते हैं और गोनवन की बॉडी ले जाने के लिए कोई और होता ही नहीं है। इसीलिए फिर इन दोनों में से गोनवन को उठाने का खुद ही ट्राई करने लगता है। उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है उसको उठाने के लिए, जो देखकर दूसरा वाला बंदा उसको साइड में करता है और गोनवन के बाल पकड़कर घिसटाने का ट्राई करने लगता है। भाई देख रहे हो लोग इसके पीठ पीछे इसकी ऐसी रिस्पेक्ट करते थे। खैर अभी ये बंदा गोनवन के बाल पकड़कर उसको घिसटा ही रहा होता है कि तभी वहां पर वो जो सिक्योरिटी आइटम वो आकर उसको दूर फेंक देता है। देन वो खुद रिस्पेक्टफुली गोनवन को अपने पीठ पे बिठाकर वहां से ले जाता है। वेल ये इसको इतनी रिस्पेक्ट शो क्यों कर रहा है, बिकॉज भले ही वो एक घटिया इंसान था बट वो था तो इसका ओल्ड फ्रेंड ही ना। खैर इसके बाद हम आते हैं सियोक पर, जो कि अपना फाइनली रिवेंज लेने के बाद इतनी मरी हुई हालत में घर जा रहा होता है। तभी वहां पर उसके पीछे से मंशू और स्नेक आते हैं और स्नेक उसको थैंक्स बोल रहा होता है। किस लिए? बिकॉज उसकी वजह से वो गोनवन से उसके बाप का रिवेंज जो ले पाया है, यानी कि उसके बाप का नहीं गोनवन के बाप का, बिकॉज ये बंदा गोनवन के बाप से लॉयल था ना इसीलिए। तो इसका मतलब गोनवन को जो चाकू मारा था वो असल में इसने मारा था। और जैसा कि हमें पता चला था कि 10 साल पहले ये रिटायर हो गया था, तो ये रिटायर नहीं हुआ था, ये बोंगवन के साथ जाकर मिल गया था ताकि जो चंगजू ली है उसका रिवेंज ले सके, यानी बोंगवन के बाप का। खैर अभी इसने हमारे लोंडे से बोल रहा था भाई तू ठीक से तो चला जाएगा ना। आगे वो उससे बोलता है तेरे गोनवन को मारने गए थे, नेवेली फैमिली की एक ब्रांच चली गई तो वो नहीं छोड़ने वाली, और अब तो तुझे एल्डर्स भी नहीं बचा सकते, वो लोग तेरे लिए डेफिनेटली आएंगे। जो सुनने के बाद हमारे लोंडा कुछ रिप्लाई नहीं करता बिकॉज उसे मालूम है कि ये होगा। अभी इसने उसको थोड़ा आराम करने के लिए बोलता है और मंशू से उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। और इस वक्त इसने अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर उन लोगों ने बैकअप ना बुलाया होता तो सिचुएशन कुछ और ही होती। वेल ये किसकी बात कर रहा है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। खैर अभी हमारा लोंडा काफी थक गया होता है तो वो बेहोश हो जाता है। मंशू उससे बोलता है भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, चल घर चलते हैं। तो अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है इन दो ओल्ड मैन पर, जो कि इस वक्त चंगजू ली के बारे में बातें कर रहे होते हैं, यानी गोनवन और बोंगवन का बाप। अभी ये टोपी वाले ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं कि उसके नाम का मतलब होता है लीडर हु रिस्टोर्स ऑर्डर। चंगजू ली ने अपना पाथ खुद ही डिसाइड किया था, उसे लगता था कि वो सही रास्ते पे चल रहा है बट उसने किया बिल्कुल उसका उल्टा। देन वो अपने बगल में खड़े बंदे से पूछते हैं क्या तू रिटायरमेंट से वापस आ रहा है, और अभी हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है। इनका नाम है पिल्जो जियोन, जो कि डुसान ग्रुप के सिक्योरिटी हेड हैं। अभी पिल्जो उनसे बोलता है भाई क्या ही करें, अब हालत यहाँ तक आई गए तो मुझे तो मास्टर बोंगवन की देखभाल करनी होगी, वरना तो चंगजू की कंपनी उसके नाम के साथ ही डूब जाएगी। सुनकर वो टोपी वाले ओल्ड मैन हंसने लगते कि भाई मैंने उससे कहा था कुछ और नाम रख ले कंपनी का, बट उसने सुना ही नहीं बेवकूफ कहीं का। तभी पिल्जो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और उनसे बोलता है सर नेवेली फैमिली इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगी। नहीं सर मुझे पता है, मेरे टोकन भी उन्हें बस एक ही बार रोक सकता था, इसलिए इस बार वो हमारे लिए आएंगे। सियोक ने अपनी कवर खुद ही से खोद ली, इस बार उसका रास्ता बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। और ये बात सिर्फ इन्हें ही पता नहीं चली है बल्कि ये आग की तरह ही फैले जा रही है। अभी हम आते डोसान कंस्ट्रक्शन सब्सिडायरी डोसान एसटी पर, जहाँ पर गोनवन के मरने की खबर सुनकर हंगामा मच गया होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेड शर्ट ने पूरा कंपनी का कंट्रोल खुद के अंदर ले लिया है। ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। इसके बाद हम आते हैं इंग्लैंड लंदन के एक सेंट स्टॉर्म होटल के अंदर, यानी यहाँ तक बात पहुंच गई है। अभी ये लेडी बोल रही होती भाई इतने सारे लोगों में से सियोक कोई पंगा लेना था नेविली फैमिली से, एंड लुक एट ओह माय गॉड भाई व्हाट अ ब्यूटी। भाई इसके लिए तो मैं सीने पे गोली खाने को तैयार हूँ भाई, मंजूर है मुझे, सब मंजूर है इसके लिए। नहीं मतलब क्या बनाया है यार, बस एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल चाहिए, सर से लेकर पैर तक डालकर चाड़े आऊंगा इसको पूरा। खैर तो अब यहीं से हम आते हैं फाइनली नेवेली फैमिली पर, जहाँ पर ये बंदा नेवेली फैमिली के हेड्स को सारी बातें बता रहा होता है। अभी ये हेड बोल रहा होता भाई तेरी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट तो है। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब गोनवन ने सियोक की वाइफ का मर्डर कर दिया था, और वो भी तब जब हमने सियोक को मारने की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया था। देन उन्होंने ये मैटर अपने हैंड ओवर कर लिया, यानी कि इसका मतलब जब सियोक ने रिटायरमेंट ले ली थी तो गोनवन ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी सियोक को मारने के लिए, बिकॉज सियोक जो है इन्हीं का लुंडा है, बट दे रिफ्यूज्ड बिकॉज इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो रिटायरमेंट लेता है या नहीं लेता है। और उस हरामखोर को कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ गया था, इसलिए उसने मार दिया सियोक की वाइफ को। किस लिए मारा था वो तो हमें पिछले पार्ट में पता चल गया था। अभी नेवेली फैमिली की ये लेडी बोल रही होती भाई जब सब कुछ वो अपने हाथों से ही कर रहे हैं तो टोकन की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, इसका मतलब अब हमारे पास उन्हें रोकने का कोई और रीजन है ही नहीं। वेल ये किन की बात कर रहे हैं वो अभी हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए नेवेली फैमिली का ये एल्डर उस लेडी की बात से अग्री करता है और बोलता है कि भाई हमारी ब्रांचों में से एक ब्रांच जा चुकी है, हम इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकते। तभी
नेविली फैमिली का एक यंग मेंबर बोलता है भाई हाउंड डॉग्स को बुला लो और इन्हें बता दो कि उनके ओल्ड फ्रेंड से मिलने का वक्त आ गया है। और अब स्टार्ट होने वाली है असली मांगा। अभी हम आते हैं बोंग वॉन पर, जिसने अपने ट्रेटर्स को ढूंढ लिया होता है और उन्हें नंगा करके पनिश कर रहा होता है। अभी उन ट्रेटर्स के जो लीडर होते हैं वो गोन वॉन के सामने गिड़गड़ा रहे होते हैं, भाई हम गलत थे, हमें जाने दे, चल बात करके सुलझा लेते हैं यार। देन बोंग वॉन सेज भाई सिर्फ 3 बेजेस के लिए तुमने सिर्फ मेरे भाई से हाथ नहीं मिलाया बल्कि पूरी कंपनी को नेविली फैमिली के हैंड ओवर कर दिया, जिस वजह से मेरा बाप तक मारा गया और मैंने अपनी टांग भी खो दी। और वो भी किस लिए? बस इन 3 बेजेस के लिए। देखो ये जो 3 बेजेस है ना, ये इस बात का प्रूफ है कि तुम नेविली फैमिली के साथ लॉयल हो, यानी उनके कुत्ते बन चुके हो। अभी बोंग वॉन की बातें सुनकर ये लीडर्स बोल रहे होते भाई हमने सिर्फ वही किया जो कंपनी के लिए बेस्ट था। और तुझे तो पता होना चाहिए ना कि क्या होता है अगर कोई नेविली फैमिली के अगेंस्ट चला जाए। इवन तू गोन वॉन से भी ज्यादा पे करता ना, तब भी तुझे उनके लिए लॉयल्टी प्रूफ करना ही होती कि तू उनका वफादार है। आगे ये लोग बोलते हैं भाई तुझे तो पता ही है ना हम लोग आपस में कितने अच्छे से कनेक्टेड है, बात करके सुलझा लेते हैं ना यार, हम तेरे कितने काम आ सकते तुझे पता है। गोन वॉन सेज ना भाई इतना काफी नहीं है, क्यों ना तुम लोग एक काम करो, अपनी बची कुछ जिंदगी दुआएं मांगने में क्यों नहीं गुजार देते, बिकॉज़ तुम्हारी उम्र हो गई है यार, तुम्हारा वक्त खत्म होने ही वाला है। और गोन वॉन के ऐसा बोलते हो उसके लोंडे अपने हाथों में बेसबॉल बैट लेकर तैयार हो जाते हैं इनको पीटने के लिए, जो देखकर ये लोग भी समझ जाते हैं कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए उससे बोलते हैं भाई तुझे लगता है कि तू सब कुछ संभाल सकता है, बिकॉज़ नेविली फैमिली कभी नहीं भूलती है। गोन वॉन से बोलता है भाई तुम लोग देख ही सकते हो कि मैंने सब कुछ तो खो ही दिया है सिर्फ उनके वजह से, और अब तो मेरे पास टेंशन लेने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, यानी कि अब गोन वॉन रेडी हो चुका है नेविली फैमिली को फेस करने के लिए। और अभी हम देखते हैं कि गोन वॉन के लोगों ने कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर दिया होता है उन्हें। तो अब यहीं से हम आते हैं नेविली फैमिली के हेडक्वार्टर पे, मे बी ये हेडक्वार्टर होगा और इसमें 97 फ्लोर से। डैम, खैर नेविली फैमिली ने जिन शिकारी कुत्तों को बुलाया होता है वो इस वक्त यहाँ पर आ गए होते हैं। और वेट अ मिनट, इज दैट अकाज़ा? भाई ये बंदा अकाज़ा लग रहा है ना बिल्कुल वैसा। खैर अब ये जैसे 97 फ्लोर पर एंटर करते सबसे पहले इनकी चेकिंग की जाती है और फिर इन्हें जाने देते हैं। अभी उन हाउंड डॉग में से एक बोल रहा होता है भाई हमें ऐसे हर बार चेकिंग करवाना पड़ेगी क्या, क्या मजाक है। दूसरा बंदा लेटिन में एक कहावत बोलता है कि खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा आवाज करते हैं, जो सुनकर तीसरा बंदा उसको चुप कराने लगता है कि भाई इन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आने वाली, यानी कि इस बंदे को लग रहा है कि कहावतें बस इन्हीं के यहाँ चलती हैं और कहीं नहीं। इस वजह से वो पहला वाला बंदा बोलता है अबे बेवकूफ हमारे कोरिया में भी ऐसी कहावतें कही जाती हैं, जो सुनकर वो बंदा भड़क जाता है साले कुत्ते के बच्चे क्या बोला तू मुझे। और अभी इनकी लड़ाई शुरू होती है उससे पहले वो पांचवा वाला बंदा रोक देता उन्हें कि भाई हम जरा कुछ नाम चीज लोगों से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस। पांचवा वाला बंदा इन्हें बोलता है भाई एक बार हम रूम के अंदर एंटर हो जाए तो ये फालतू की बातें करना बंद, तो चलो हम पहुंच गए वहाँ पर। जो सुनकर वो पहला वाला बोलने लगता है भाई मुझे नफरत है इस जगह से। खैर ये लोग रूम में एंटर करते और हमें काफी अच्छा पैनल देखने को मिलता है, लाइक इट। और इस वक्त हम देखते हैं कि रूम में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन सभी के हाथों में गन्स हैं। भाई फाइनली गन्स देखने को मिल रही हैं अंजर पंजरों के हाथों में, नहीं तो इतनी सारी मांगास मैंने पढ़ ली है देख ली है, किसी के हाथ में गन्स मिलती ही नहीं है, सबों को हाथों से लड़ना है, चाकुओं से लड़ना है। खैर अभी वो जो नंबर 5 होता है वो इन लोगों को अपनी रिस्पेक्ट शो करता है। देन नेविली फैमिली का वो यंग मेंबर बोलता है तुम लोगों ने न्यूज तो सुनी ली होगी, टोकन की वैलिड खत्म हो चुकी है। वैली किस टोकन की बात कर रहा है? हम आते हैं हमारे लोंडे सियोक पर, जो कि इस वक्त अपने घर में आराम कर रहा होता है। डैम काफी अच्छी बॉडी है यार, मुझे भी बनानी है। खैर अभी हमें सियोक के नेक पर एक स्कॉर्पियो का टैटू दिखाया जाता है और वही टैटू इन सब के ऊपर बना होता है, और यही स्कॉर्पियो का टैटू है असल में टोकन। ब्रो व्हाट द हेल, ये पूरा काजा है यार, बस लाल आके कर दी। और ये बंदा कौन है? ब्लैक नोर भाई ये यहाँ क्या कर रहा है? खैर अभी वो यंग मेंबर बोल रहा होता है तुम लोगों का कुछ हिसाब किताब है ना उससे। टोसा असल में जापान की एक फाइटिंग डॉग ब्रीड को बोला जाता है, यानी कि ये इस वक्त इन लोगों को कुत्ता बोल रहा है। ये इनसे बोलता है कुत्तों तुम लोगों को परमिशन मिल गई इस योग को मारने की, जाओ जाकर मार दो। भाई ये इज्जत है इनकी, भाई मैं तो काम भी ना करूं अगर कोई ऐसे बात कर दे तो मैं तो मारना शुरू कर दूंगा पहली बार। खैर अभी वो नंबर 5 अपने लोंडे से बोलता है तुम लोगों ने सुन लिया ना, हमारा टारगेट है सियोक छा। और इसके बाद हमें दिखाया था एक बहुत ही तगड़ा पैनल। ब्रो वेट अ मिनट, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये बंदा अकाज़ा है फ्रॉम डीमन स्लेयर और ये बंदा स्पाइडरमैन 96 फ्रॉम द स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स से। और भाई नोइड ये यहाँ क्या कर रहा है? भाई इसमें से सबको कहीं ना कहीं एनिमी से उठाकर डाल दिया यार। खैर इसके बाद हमें सीधा एक हफ्ते का जंप देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली कोरिया आ गए तो उन लोगों को टपकाने के लिए जो नेविली फैमिली के अगेंस्ट गए, और साथ ही हमारे हीरो को भी। और ये सब करने के लिए इनके पास बस एक ही हफ्ता है, बिकॉज़ एक हफ्ते बाद इनका कमांडर यहाँ पर आने वाला है। और इनका कमांडर कौन है? जहाँ तक मुझे लगता है लॉयड ही इनका कमांडर है, बिकॉज़ वो यहाँ पर नहीं है। खैर अभी हमें ये ब्लैक नोर और स्पाइडरमैन की नाजायज औलाद के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा नेविली फैमिली की वो कुत्तों की टीम का डेप्यूटी कमांडर है, जिसका नाम है डेड फेस। भाई मुझे पर्सनली ये नाम काफी पसंद आया। और इसके बाद ये लोग हो जाते असेंबल। भाई ओ माय गॉड क्या ही पैनल है भाई, लिटरली बिल्कुल सिनेमैटिक वाली वाइब आ रही है। इसके बाद हम आते हैं बोंग वॉन पर, जो कि अपने मरे हुए भाई की कटाना या नाइफ जो भी है उसे साफ कर रहा होता है, और स्नेक भी उसके बगल में खड़ा होकर ये करते हुए उसे देख रहा होता है। एंड तभी वहां पर एंट्री होती है पिलजू की, एंड पिलजू इस बुड्ढे को यंग मास्टर करके रिस्पेक्ट कर रहा होता है। भाई जहां तक मैं जानता हूँ यंग मास्टर सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर सूटेबल है और वो है अपना गन। और ये बुड्ढा ये तो भाई ऑलरेडी बुड्ढा हो चुका है, तो
यंग मास्टर क्यों कहा जा रहा है? अब तो इसका नाम ओल्ड मास्टर रखना ज्यादा बेटर रहेगा। खैर अब ये बुड्ढा उसे बोल रहा होता है भाई मुझे यंग मास्टर करके मत बोला, बिकॉज हम लोग फ्रेंड्स जो हैं। बाय द वे तुझसे मिलकर काफी अच्छा लगा पिल्जो, और ये सुनकर पिल्जो को भी काफी अच्छा लगता है। तब स्नेक भी उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करता है, जो देखकर पिल्जो उससे बोलता है भाई तू के यंग मास्टर के सामने शो ऑफ करने का ट्राई कर रहा है? अबे चल मुझे बिल्कुल वैसे ट्रीट कर यार जैसे पहले किया करता था। देन वो उससे नेम जुंग यानी कि वही सिक्योरिटी हेड के बारे में पूछता है। देन स्नेक से वो 12 जोडियक के मेंबर्स को ढूंढने के लिए गया, वो मेंबर्स जो रिटायर हो चुके हैं। जो सुनकर पिल्जो बोलता है अच्छा तो उसे अब भी ऐसा लगता है कि ये सब काम करेगा। वेल बता मुझे ये सब काम किया या नहीं? देन वो उससे बोलता है भाई जैसा कि तू इमेजिन कर रहा हो सकता है वैसा ही हो, बिकॉज वो लोग मेरे बाप के करीब तो थे, बट नेविली फैमिली से रिवेंज लेने के लिए 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं। अब तक तो उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी कर दी होगी, और मेरे बाप के लिए जो उनकी वफादारी थी वो भी इन 10 सालों में कहीं न कहीं फीकी पड़ी गई होगी। और छोटी मोटी बातें याद दिलाकर बीते हुए कल को रिकवर करना ये इम्पॉसिबल है, यानी कि गोनवॉन को उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। वेल वो ठीक भी है, बिकॉज गोनवॉन इस वक्त जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ ही हो चुका है। वो लोग अपने इस बीते कल को भुलाकर अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसलिए वो लोग नेमयुंग के भी ऑफर को रिफ्यूज कर देते, बिकॉज अब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ये रिवेंज में वेज में। और इस बात को नेमयुंग भी समझता है, इसलिए फिर वो उनसे जिद भी नहीं करता। बट इस पैनल को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि वो अंदर से टूट चुका है, कि उसने जो उम्मीदें लगाई थी वो खत्म हो गई हैं पूरी तरीके से। खैर अभी ये बात सुनकर पिल्जो बोलता है भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का तो सफाया ही हो जाएगा। एंड तभी हमें 12 ईस्टर्न जोडियक के कैंडिडेट्स की एक लिस्ट दिखाई जाती है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर कोई ईस्टर्न जोडियक बन सकता है तो वो इस लिस्ट के अंदर है, जिनमें से एक अपना मंशू भी है। और ये लिस्ट बनाई है अपने स्नेक ने। स्नेक पिल्जो को बता रहा होता है कि उसके स्टाफ में जितने भी मेंबर्स थे उनमें से गिने चुने ये मेंबर्स है जो कि 12 ईस्टर्न जोडियक बन सकते हैं, यानी कि इनके पूरे स्टाफ में से बस 4 ही मेंबर्स है जो ईस्टर्न जोडियक बन सकते हैं। जो देखकर पिल्जो भी हंसने लगता है, वही लगता है सियोक ने कुछ ज्यादा खतरनाक तबाही मचाई है यहाँ पर। खैर पिल्जो को अभी ये लगता है कि इनमें से कोई भी इतना कैपेबल है ही नहीं कि ईस्टर्न जोडियक बन पाए। तभी इसने उसे बताता है कि भाई सियोक का फ्रेंड मंशू वो काफी टैलेंटेड बंदा है, बट पता नहीं क्यों किसी ने उसका टैलेंट पहचाना ही नहीं। बट पिल्जो को उसकी फोटो देखकर समझ में आ गया होता है कि भाई ये बंदा कुछ काम का नहीं है। बट बोंगवॉन ना चाहते हुए भी स्नेक को उन लोगों को असेंबल करने के लिए बोल देता है, बिकॉज उसके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। सब ईस्टर्न जोडियक मारे जा चुके हैं और बस यही है कैंडिडेट्स की लिस्ट में जो भी है। और कहीं ना कहीं बोंगवॉन को भी ये बात मालूम है कि वो नेविली फैमिली के सामने नहीं टिकने वाले, भले वो कुछ भी क्यों ना कर ले, बट फिर भी वो रेडी उन लोगों को फेस करने के लिए। खैर इसके बाद हम आते हैं मंशू पर, जो कि इस वक्त सियोक के घर से आ रहा होता है। अभी हम आते हैं उस टाइम में जब मंशू हमारे लोंडे के हालचाल पूछने के लिए आया होता है, और हमारे लोंडे ने इस वक्त थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है। अभी मंशू सियोक को बता रहा होता है कि भाई कंपनी में तो बवाल मच गया, और देखकर लग रहा है कि बोंगवॉन ने नेविली फैमिली के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी है। देन वो हमारे लोंडे से आस्क कि अब वो क्या करने वाला है, एंड इस में बस वेट करने वाला हूँ उन लोगों का। डैम, इस बंदे के पास 8 पैक है भाई, यहाँ 2 पैक निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये बंदा 8 पैक लेकर घूम रहा है। खैर ये बात मंशू को समझ में नहीं आती है। देन हमारे लोंडा उससे बोलता है कि यही एक रास्ता है कि मैं खुद को करने के लिए कुछ दे सकता हूँ, जिसका मतलब कि हमारे लोंडे को करने के लिए कुछ चाहिए, और उसके पास बस एक ही हुनर है और वो है फाइट करने का। तो वो क्या कर सकता है? फाइट करना। वेल फाइट करने का भी हुनर नहीं है उसके पास, बस लोगों को मारने का हुनर है, और वो बस यही करना चाहता है। और यही बात जो इस वक्त मंशू का दिमाग खराब कर रही होती है। बट धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि सियोक ने अपनी वाइफ का रिवेंज तो ले लिया है, बट इससे उसकी वाइफ तो वापस नहीं आने वाली ना, और इसीलिए अब उसको अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह चाहिए जहाँ पर वो अपना गुस्सा निकाल पाए और शांत हो पाए। मतलब कि इतने सारे लोगों को टपकाने के बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। फिर अभी मंशू अपने घर पर आ गया होता है, और वो जैसे अपने रूम में एंटर करने वाला होता है उसकी नजर पड़ती है उसकी मॉम पर, जिन्हें देखकर वो डरते हुए उनसे उनके कमरे में जाने के लिए बोलता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुझे कोई बाहर दिखा, बिकॉज थोड़ी देर पहले कोई हमारे गेट पर नॉक कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन है, लेकिन उन्होंने कोई आंसर ही नहीं किया, इसीलिए मैंने भी गेट नहीं खोला। और तभी उनके गेट पर फिर से कोई नॉक करता है, जो देखकर मंशू के पसीने छुड़ जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि मंशू के गेट के बाहर 2 लोग खड़े होते हैं। उसकी माँ उनसे पूछती है कि कौन है, बट वो लोग आंसर नहीं करते, जो देखकर उसकी माँ को लग रहा होता है कि कोई उनके साथ प्रैंक करने का ट्राई कर रहा है। बट तभी मंशू अपने पास से एक नाइफ निकाल लेता है और अपनी माँ को रूम में जाने को बोलता है, जो देखकर मंशू की माँ एकदम से डर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उनके बगल के गेट पर भी 3 लोंडे खड़े होते हैं, जिसका मतलब कि नेवेली फैमिली के वो कुत्ते यहाँ पर आ चुके हैं। और ये बात मंशू को भी पता है, इसीलिए उसने अपने पास से एक नाइफ निकाल लिया। अभी मंशू जाकर अपना गेट खोलता है, और उसके बाद क्या होता है वो हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए हम यहीं से आते सियोक पर, जो कि इस वक्त शावर ले रहा होता है। भाई मैं सीधी बात बता दूं, मुझे ये सीन्स बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर अभी सियोक जैसे नहाकर बाहर आता है, वो देखता है कि उसकी टेबल पे नेवेली फैमिली का एक कार्ड पड़ा हुआ है, देखकर उसकी आंखें फट जाती हैं। तभी उसके फोन पर भी कॉल आने लगता है, जो कि किसका होता है? मंशू का। अभी सियोक मंशू का कॉल उठाकर उससे नेवेली फैमिली के इस कार्ड के बारे में पूछने का ट्राई करता है, बट वहाँ से कोई और आंसर करता ही नहीं है। सियोक अगेंस्ट हेलो, और तभी वहाँ से कोई रिप्लाई करता है, जो कि मंशू तो बिल्कुल नहीं है। वो अंदर सियोक से बोलता है इट्स बीन अ व्हाइल सियोक, जो सुनकर हमारे लोंडे की आंखें फट जाती हैं, और हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसने मंशू और उसकी मोम को मार दिया है। अभी वो अंदर सियोक से बोल रहा होता है, भाई मैंने सुना है कि यहाँ पर तो ये लोग रेड शर्ट के नाम से जानते हैं, और साला कैसे फ्रेंड्स हैं यार तेरे, अपने फोन में लॉक तक नहीं लगाते। अच्छा ही हुआ कि उसकी वजह से बिना तोड़फोड़ करे मैं तुझ तक पहुंच गया। अभी सियोक ये सुनकर पहचान जाता है कि कॉल पर कौन बात कर रहा है, उससे वो उससे पूछता है शिन कामिया बता तू कहाँ है इस वक्त। सुनकर
सुनकर वो बंदा बोलता भाई क्या बात है यार, तुझे मेरी आवाज अभी तक याद है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तू हमें कभी नहीं भूल सकता। वेल जैसा कि तू सोच सकता है कि मैं इस वक्त कोरिया में हूँ थैंक्स टू ग्रेंडल। तेरे यहाँ पर पास्ट के 10 साल काफी अच्छे बीते होंगे है ना। इवन तूने शादी तक कर ली। आई गेस कि तूने अपनी बकेट लिस्ट की हर एक चीज को पूरा कर लिया होगा और अब तो तूने अपनी खुशियों का स्वाद भी चख लिया होगा। तो अब वक्त आ गया है कि तू मर जाए। और अब हमें वो बंदा दिखाया जाता है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना अकादा है, जिसका नाम इस मांगा के अंदर शिनकामिया है। और तो इसकी बातों को देखकर समझ में आ रहा है कि ये बंदा थोड़ा सा साइको है। खैर अभी शियोगी ये सुनकर कॉल काटता है और जल्दी से फिर बोंगवन को कॉल मिलाने लगता है और तो बड़े ही स्टाइल में रेडी हो जाता है उन लोगों को मारने के लिए। देन यहीं से हम आते बोंगवन रेसिडेंट पर, जहाँ पर बोंगवन से पूछ रहा होता है भाई क्या हो गया। देन सियोक से तूने सुन ही लिया होगा कि नेवेली फैमिली के कुत्ते यहाँ पर आ गए, तो इसका मतलब क्या है तुझे पता है। देन बोंगवन से भाई लगता है हमारे गोल फिर से एक हो गए, तो बता तुझे हमसे क्या चाहिए। देन ही से वो लोग मुझे ढूंढ रहा है। आई एम श्योर कि उनके पास कोई प्लान होगा ताकि वो मुझे बाहर निकाल सके और इसीलिए मैंने तुझे एक फेवर में कॉल किया है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए कहीं पर जाए और अगर तू नहीं जा सकता तो कम से कम अपने आदमियों को वहाँ पर पहुँचा दे, बट मेक श्योर कि वो लोग स्ट्रॉन्ग हो। पहले बोंगवन के लोंडो को कहाँ पर पहुँचाने का बोल रहा है, अभी हम उसी पर आते हैं। हम आते हैं मंशू के घर पर जो कि इस वक्त जिंदा है, मारा नहीं है। अभी मंशू जैसे गेट खोलता है वो देखता है गेट के बाहर कोई नेवेली फैमिली का बंदा नहीं बल्कि स्नेक और उसके लोंडे होते हैं। और ये लोग यहाँ पर क्यों आए, बिकॉज हमारे लोंडे ने बोंगवन को कहीं पर जाने के लिए बोला था ना, वो असल में मंशू का घर था। बिकॉज उसे पता है अगर उसके ओल्ड फ्रेंड उसे ढूंढने के लिए आते हैं तो सबसे पहले वो उसके करीबियों पे अटैक करेंगे ताकि वो उसे ढूंढ पाए। और इस वक्त उसका बस एक ही क्लोज फ्रेंड है जो कि है मंशू और कोई नहीं। एंड वेल अगर ये लोग यहाँ पर है तो अकादा ने किसको मारा अभी हम वो भी जानेंगे बस थोड़ी देर में। अभी मंशू इससे पूछ रहा होता है कि भाई ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे, इसने उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ पर आने के लिए उनसे सियोक ने रिक्वेस्ट की थी ताकि हम तुझे और तेरी माँ को यहाँ से सेफली निकाल पाए। आगे वो उसे बोलते हैं कि उन्हें ये जगह जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगी। तभी मंशू उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं। देन स्नेक सेज बिकॉज़ शिकारी कुत्ते यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनते ही मंशू की आंखें फट जाती हैं। मंशू की मॉम आस्क कि बेटा क्या हुआ। देन मंशू सेज मॉम कोट ले आओ, मैं सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और इस वक्त तुम देख सकते हो कि ये सुनकर मंशू की फटे जा रही है। फिर इसके बाद हम आते हैं अकादा पर और उसने किसको मारा, मंशू के गिल्ड मेंबर को। यानी कि हमारे लोंडे को जो कॉल आया था वो मंशू के नाम से था बट वो मंशू का था नहीं, उस पर लिखा हुआ था मंशू का गिल्ड मेंबर। वो उस पर जीव लिखा था ना, तो उससे मैंने गेस कर लिया कि गिल्ड मेंबर के अलावा और क्या ही हो सकता है वो। खैर अभी अकादा को ये लग रहा होता है कि ये सियोक का फ्रेंड है, इसीलिए वो उससे सियोक के बारे में पूछ रहा होता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि भाई प्लीज मुझे मारना मत, मैं जो कुछ भी जानता हूँ मैं सब बता दूंगा। एंड ही आस्क क्या कभी सियोक ने मेरे बारे में मेंशन नहीं किया, बिकॉज़ देयर इज नो वे कि वो मुझे भूल जाए, हम बहुत ही क्लोज हुआ करते थे। और तुम जरा इस बंदे को देखना भाई, इस बेचारे को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि सियोक ने कभी इससे इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया होगा और इसीलिए वो उसे कुछ आंसर भी नहीं कर रहा होता है। जो देखकर अकादा उससे बोलता है भाई मैं समझ गया, तू एक बुरा बंदा है जो मुझसे झूठ बोल रहा है। आई बेट कि तुझे याद होगा बट तू एक्टिंग कर रहा है जैसे तुझे याद ही नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो मुझे तुझे मारना पड़ेगा, बिकॉज इस दुनिया में लायर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना, तुझे ऐसा नहीं लगता। अभी अकादा की ये बात सुनकर उसको समझ में आ जाता है ये मरने वाला है और इसीलिए वो अकादा के सामने अंधेरे में तीर चलाने का ट्राई कर रहा है कि अंधुपल बस पड़ी जाए। वो उससे बोलता है भाई मुझे लगता है कि उसने मेंशन किया था तेरे बारे में। जो सुनते ही अकादा उसका सर दीवार में चिपका देता और उससे बोलता है भाई डिसाइड कर ले उसने किया था या नहीं। जिसके बाद वो उससे बोलने लगता है भाई मुझे यकीन है उसने मुझसे किया था। देन अकादा से अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुझे इस सवाल का जवाब तो मालूम होगा, तो बता मेरा नाम क्या है। भाई ये फंस गया, बहुत बुरी तरीके से फंस गया। और ये पैनल देखकर बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है ही इज अकादा हु रीइंकार्नेट फ्रॉम डीमन स्लेयर। और अभी ये पूछते हुए अकादा उसका मुंह दबाने लगता है जिस वजह से वो अपनी फटी हुई आवाज में उसका नाम लेकर उससे बोलता है स्निफ ऑल्सो प्लीज मुझे मारना मत। और बस ये सुनना ही था कि अकादा अपने दूसरे हाथ से भी उसका मुंह दबाने लगता है। अकादा से भाई तुझे बस इतना बोलना था कि तुझे नहीं पता है तो याद करने का एक मत कर प्लीज, तू बस एक बुरा बंदा है जो मुझे बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। एंड आई हेट लायर्स एंड ब्रो लुक एट दिस डीमन फेस। अभी अकादा ये बोलने के बाद अपने दोनों हाथों का यूज करके उसके मुंह का पिछला बना देता है। और भाई तुम जरा अकादा का फोरआर्म्स देखना, लोगों को अपना फोरआर्म्स इतना चौड़ा दिखाने के लिए थोड़ा फोल्ड करना पड़ता है और इस बंदे का फोरआर्म्स इतना चौड़ा है कि उस बंदे के दोनों हाथ उसके सामने छोटे लगेंगे। खैर तो अकादा इसको मार देता है। और अब यहीं से हम आते हैं मंशू स्नेक और उसके लोंडो पर, जो कि इस वक्त जल्दी जल्दी भाग रहा होता है ताकि वो हाउंड डॉग्स ना आ जाए। और भाई मुझे समझ में नहीं आया ये लोग पैदल भागेंगे, कार कहाँ है इनकी। अभी मंशू पूछ रहा होता है स्नेक से कि भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड स्नेक से भाई पास में मेरी एक कार खड़ी है तो बस थोड़ा और होल्ड कर। एंड ही विल यस सर। और तुम जरा देखो वो बंदा अपनी माँ को अपनी पीठ पे बिठाकर भाग रहा है, तो उसे कितनी दिक्कत हो रही होगी तुम समझ जाओ। खैर अभी ये लोग भाग रहे होते और वहीं ऊपर खड़ा होकर एक
एक बंदा इन लोगों को देख रहा होता है और ये बंदा कौन है, वही हाउंड डॉग्स का एक मेंबर, और इस बंदे का नाम है काई वेन। अभी काई बोल रहा होता भाई मेरा तो इन लोगों को कुचलने का मन कर रहा है, और ये इस वक्त किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। और ये किससे बात कर रहा है, वो होते हैं असल में हाउंड डॉग्स के ये दो मेंबर जो कि इस वक्त मंशू और स्नेक के सामने आ चुके होते हैं। अब ये बटला स्नेक से बोल रहा था बुड्ढे तेरी हड्डियों में मोच आ जाएगी तो जरा भागना बंद कर, वरना मेरा दिमाग घूम गया ना तो समझ लेना तू। और अभी हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, ये है डायो वेरो, जो कि छोटा भाई है वेरो ब्रदर्स का। वेल बड़ा भाई कौन है, वो उसके बगल वाला बंदा। इस वक्त स्नेक अपने मन में सोच रहा था भाई इन्हें पता है कि हमें कैसे ढूंढा जाए, और इसी बीच हमें इसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और ये उस वक्त का फ्लैशबैक होता है जब सियोक ने इनको कॉल लगाया था। भगवान सियोक से बोल रहा था भाई मंशो को तू हमारे ऊपर छोड़ दे। देन सियोक से बी केयरफुल, वो लोग कोई एवरेज किलर्स नहीं है, कोरिया में स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है बट नेविलीज फेंग्स आर डेडली। अगर तुम लोग ज्यादा लोगों को असेंबल नहीं कर सकते तो उनसे फाइट मत करना। ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। अभी स्नेक मंशो और अपने लोंडो से बोल रहा होता कि तुम लोग मेरे बिना ही आगे जाओ। स्नेक के लोंडे उससे पूछते सर इसका क्या मतलब समझे हम। देन स्नेक से देखकर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता है, जिसका मतलब इनका कोई बंदा यहीं कहीं आसपास से हमें देख रहा है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए उससे पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मंशो से मना करने का ट्राई करता है बट स्नेक से भाई तू अपनी माँ के बारे में सोच, इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो तेरे लिए है। जिसके बाद मंशो फिर अपने दिल पर पत्थर रख लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है, बट जाने से पहले वो उससे बोलता है कि मैं आपके लिए बैकअप बुला दूंगा। देन वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर डायो अपने बड़े भाई से बोलता है भाई वो लोग भाग रहे हैं, इससे पहले वो लोग यहाँ से भाग जाए, हमें जल्दी से जल्दी इनसे निपट कर उनको पकड़ना होगा। देन ही सेज डायो मेरी बात सुन, आज संडे और आज के दिन हम फाइट नहीं करते, यानी कि हमारे लोंडे फाइनली बच गए। फिर अभी हमें इस बंदे के बारे में बताया था, ये बंदा है हाउंड डॉग स्क्वाड स्ट्राइक यूनिट का डांटे और का वेरो, जो कि बड़ा भाई है डायो वेरो का। भाई मैं तुम्हें सच कहूंगा ये बंदा लग भी डांटे की तरह ही रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन डांटे तो मैं तुम्हें बता दूं, डांटे फ्रॉम डेविल मे क्राई एंड ही इज वन ऑफ दी माय फेवरेट कैरेक्टर। फिर अभी इसकी ये बातें सुनकर इसका छोटा भाई इसकी कॉलर पकड़कर इसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि साले क्या बकवास कर रहा है। भाई तुझे पता भी है बेटा डेप्यूटी कमांडर के इन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालना कितना एक्सपेंसिव था। वो बंदा सियोक का फ्रेंड है, हमें उसे होस्टेज बनाना होगा। और तुम जरा देखना ये मोमेंट मुझे कितना फनी लग रहा है, साला बटला हो चक्कर अपने बड़े भाई की कॉलर पकड़े हुए। फिर अभी इसमें सोच रहा होता है कि उसके रास्ते से एक कांटा तो क्लियर हो गया और बचाया बस ये डायो वेरो। और इन लोगों ने हाउंड डॉग्स का जो डाटा निकाला उसके अकॉर्डिंग डायो वेरो पूरे मेंबर्स में सबसे वीकेस्ट है, इसीलिए इसे खत्म करना तो चुटकियों का खेल होगा, ऐसा स्नेक को लग रहा होता है। वैसे तो मुझे भी नहीं पता ये कितना वीकेस्ट है, मैंने आगे के चैप्टर नहीं पढ़े, अभी पढ़ूंगा जाकर। बस मैं अभी इतना कहना चाहूंगा कि अगर इस बंदे को मारने के लिए स्नेक को स्ट्रगल करना पड़ा तो समझ जाना कि बाकी के मेंबर्स तो जानवर होने वाले हैं। फिर अभी स्नेक देखता है कि मंशो तो चला गया बट उसके लोंडे तो यहीं पर खड़े हुए, इसलिए उनसे पूछता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना जाने को। एंड दे प्रूव देयर लॉयल्टी, दे से सर हम आपके साथ फाइट करेंगे। देख लो इसे कहते हैं इज्जत कमाना, ऐसे कमाई जाती है इज्जत। फिर अभी ये सुनकर स्नेक को काफी अच्छा लगता है, वो उनसे बोलता है पहले मैं इस बटले से निपट लूं, उसके बाद तुम लोग मुझे इस बड़े से निपटने में हेल्प करना। और हाँ मैं बता दूं स्नेक ने इसको बटला ही बोला है, चाहो तो खुद पढ़ लो। फिर अभी डायो का बड़ा भाई तो रेडी नहीं होता है बिकॉज उसे अपना संडे बनाना है, इसलिए डायो साथ भाई मैं खुद ही निपट लूंगा इन लोगों से, और अगर वो लोग भाग जाते हैं ना तो मेरे पैसे चुका देना तू मुझे। पता नहीं इसने काय को कितने पैसे दिए होंगे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। हाँ वो बंदा काय है ना उसी ने इनकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, मैं बताना भूल गया। फिर अभी डायो अपने पास से एक छोटा सा नाइफ निकालकर इनसे बोलता है भाई मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो प्लीज जल्दी मर जाना। देन स्नेक सेज भाई मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होने वाला, और ये बोलते हुए ये बंदा अपने पास से दो नाइफ निकाल लेता। भाई दिस इज नॉट फेयर। फिर इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर, जहाँ पर हमारा लोंडा इस बंदे को मारने के लिए आ गया होता है, ये भी वही हाउंड डॉग्स में से एक है। अब ये बंदा सियोक से बोल रहा था फाइनली तू यहाँ पर आ ही गया, साला काफी वक्त हो गया ना मिले हुए है ना सियोक। और अभी हमें इस बंदे का नाम बताया था ओइचांडो ryukedo। भाई मुझे नहीं पता, बस इसका नाम देखकर एकदम ही दिल से निकल गया ये तब। खैर ये बंदा भी हाउंड डॉग्स में से एक है जो कि फार्मर एम्प्लॉय रह चुका है डोसान कंस्ट्रक्शन का। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मैं आगे का पार्ट भी अभी कवर कर देता बट मैंने 3 का ही डिसाइड किया है तो 3 से ज्यादा नहीं। और हाँ गाइस मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, इन दिनों ये वीडियो लेट आ रही है, पूरे 12-13 दिन बाद आ रही है, इसलिए बिकॉज इन दिनों मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो गया है। पहले तो मेरे 4-5 फ्रेंड्स का एक्सीडेंट हो गया, वो भी बहुत बुरी तरीके से, तो उन्हीं में लगा हुआ था। देन उसी बीच मुझे मेल आता है कि मेरे यूट्यूब चैनल का जो एडसेंस अकाउंट था उसे डिसेबल कर दिया गया है, यानी कि अब मुझे मेरे मेन चैनल से कोई अर्निंग नहीं होने वाली है 90 डेज तक एटलीस्ट। और इसलिए अब मुझे 90 दिन बाद एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो जाकर उससे लिंक करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा काम होगा, मुझे अर्निंग होना स्टार्ट होगी। और अभी ये जो कुछ भी हुआ है लोगों का कहना है कि ये मेरा दूसरा एडसेंस अकाउंट है, एक ही आईडी से, पता नहीं कैसे बट है। भाई मुझे खुद को नहीं पता मैंने एक ही आईडी से 2 एडसेंस कब बना दिए, पहली बार मैंने दूसरा एडसेंस कब बना दिया। खैर अभी पूरे 90 दिनों तक मेरे पास कोई अर्निंग नहीं आने वाली और
मुझे कंटिन्यूसली वीडियोस डालना पड़ेंगी मेरे शॉर्ट्स चैनल पर, और इसका दर्द कैसा होता है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। बस अब मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि काफी वक्त हो गया यार, नया साल भी आने वाला है और ये चैनल अभी तक मोनेटाइज ही नहीं हुआ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, नया साल आने से पहले पहले इस चैनल को मोनेटाइज करवा दो। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, 400-450 सब्सक्राइबर चाहिए और 2-3 हजार घंटे का वॉच टाइम और हो गया सब कुछ, जिससे क्या होगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी वीडियोस ला पाऊंगा इस चैनल पर। तो बस मुझे यही कहना था। और हाँ गाइस, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ठीक 12 दिन बाद आएगी, बिकॉज बाकी के जो चैप्टर है वो लोग पढ़े हुए हैं और उन्हें अनलॉक होने में ठीक 12 दिन लगने वाले हैं। अगर मैं उन्हें अभी रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ तो मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी पड़ सकता है, इसलिए ये वीडियो ठीक 12 दिन बाद आएगी। और तुम टेंशन मत लो, 12वें दिन पे ये वीडियो आ ही जाएगी, बिकॉज मैं रिकॉर्ड करके अभी के अभी रख लूंगा और जो पेजेस में एड करूंगा वो 12 दिन बाद एड कर लूंगा। और इस बीच में मैं एक और मांगा अपलोड करने वाला हूँ जिसका नाम है डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल। ये काफी पॉपुलर मांगा भी है और साथ ही मुझे कई लोग बोल भी रहे थे यार भाई ये वाली मांगा कवर करो, तो बस अब उन लोगों का भी सफर खत्म होने वाला है और 2-3 दिन बाद ये वाला मांगा भी अपलोड हो जाएगी। तो अब तुमसे मैं मिलूंगा सीधा उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ गाइस, कमेंट कर दिया करो, उससे थोड़ा चैनल को रिच मिल जाती है।